सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास जो एएलपी से संबंधित है या फिर आरआरबी टेक्नीशियन से संबंधित है, या जहां पर भी आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पूछा जाता है ये क्लास आपके लिए रिलेवेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास को। मैंने आपको एक हीट एंड टेम्परेचर जो कि एक बहुत बड़ा यूनिट था वो खत्म कर दिया है। अब आइए देखते हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया था कि एक क्वेश्चन है जिसमें कि मिस्टेक था, तो ये 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक था। अब इसको आपको कन्वर्ट किस में करना था, तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक कैलोरी होता है उसमें कितना होता है 4.184 जूल होता है। ये बात आप याद रखेंगे और मैंने पढ़ाया भी है। तो अब आप देख लीजिए कि 0.1 कैलोरी है पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। तो अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको करना है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में। तो अभी मैंने बताया था कैलोरी से जूल में जब हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4.184, तो ये क्या बन गया आपका जूल बन गया। अब उसके बाद ग्राम है तो केजी में करने के लिए 1/1000 करना पड़ेगा, तो ये कर दिया केजी, और डिग्री सेल्सियस एज इट इज रहेगा। अब आपको बता दें कि अगर 1 डिवाइडेड बाई 1/2 है, यानी कि 1/1/2 बोल रहा है तो 1 गुना 2/1 यानी 2 आएगा। यानी कि तीसरा पहला पे कब जाता है ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यही सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। यानी कि अब हम 1000 को कहाँ लिख सकते हैं, तो सबसे ऊपर लिख सकते हैं। तो 4.184 इंटू 1000, अब ये ऊपर आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, तो ये बचेगा जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस बचेगा। अब आपको यहाँ से अगर 3 शून्य को हटाना है तो ये खत्म हो गया, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 418.4, और ये कितना हो जाएगा आपका जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्या ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, लेकिन यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि 4.2 मुझे दिख रहा है। अब देखिए आपको बोला है 10 का पावर 3 लगा दिया है, तो आप भी यहाँ पर 10 का पावर 3 यहाँ लगाइए और नीचे भी 1000 कर दीजिए। तो क्या होगा 1, 2 और 3, यानी कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर नीचे 10 का पावर 3 से कर दिए तो बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो ये कितना बन जाएगा आपका 0.418 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और इधर आपका 10 का पावर 3 था उसको एज इट इज रखिए। अब 4.18 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.42 लिख सकते हैं, और ये हो गया 10 का पावर 3 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इसीलिए आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका हीट और टेम्परेचर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। आने वाले भविष्य में जब मैं आपको पूरा मिलाकर क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले आप इसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, मैंने आपको बहुत डेप्थ में पढ़ा रखा है। अब आइए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर आपका है, आप देखिए सिंपल मशीन, यानी कि अब हम लीवर और मशीन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि सबसे पहले सिंपल मशीन होता क्या है। तो मशीन का अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो मशीन क्या होते हैं, एक मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो हमारे टास्क को आसान बना देते हैं। अब कैसे आसान बनाते हैं, तो हम इसमें फोर्सेस को अल्टर करते हैं। अब अगर मशीन की बात करें तो इसके 6 प्रकार होते हैं, लीवर होता है, व्हील होता है, एक्सल होता है, पुली होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, वेज होता है और स्क्रू होता है। इन सबको देखेंगे, वैसे तो आप जानते भी होंगे कि लीवर, व्हील, एक्सल, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, वेज और स्क्रू होता क्या है, लेकिन हम बाद में इसको डिटेल में भी देखेंगे जैसे जैसे हम अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो मेन जो यहाँ पर हमको पूछा जाता है वो है सवाल लीवर से, यानी हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो है लीवर। आइए लीवर से पहले अब हम लोग समझेंगे कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क का मतलब ही होता है एटन। अब आपके पास स्क्रीन पर आपको बहुत सारे दिखाई पड़ रहे होंगे, एग्जांपल्स मैंने लेकर रखा है। देखिए कि टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ हर जगह आप देखेंगे कि एक पॉइंट P दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं या T से भी करते हैं, और ये कितना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। अब अगर फोर्स की यूनिट देखें तो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर, यानी कि जो टॉर्क का यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन मीटर, और ये एक कैसा क्वांटिटी है, तो ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी बात याद रखिएगा, सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है। अब आइए, अब टॉर्क का दूसरा नाम क्या है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स है, क्योंकि मोमेंट भी क्या होता है, फोर्स का मोमेंट भी होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। अब उसके रोटेशन यहाँ पर एक चीज आ जाता है, तो हम देखेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस या माइनस कैसे लेते हैं, वो मैं आपको न्यूमेरिकल जब पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा आपको। तो अब देखिए पहले केस को समझते हैं यहाँ पर। तो अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को समझे तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर एक लोड दिया गया है, लोड से नीचे क्या लग रहा है आपका, एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर देखिए ये पिवोट पॉइंट है, ये P आपका पिवोट पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या लग रहा है आपका, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है।
आप देखिए यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री ही बनाएगा। तो ये क्या होगा आपके पास, तो फोर्स को जब P से गुना कर देंगे, यानी कि फोर्स आपके पास F है और लेंथ जो दिया हुआ है L दिया हुआ है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दूसरे केस में देखिए कि फोर्स और जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, यानी 0 डिग्री है, तो यानी टॉर्क कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। याद रहेगा ये बात। उसी तरह से आपको अगर मैं बताऊं कि तीसरा एग्जांपल देखेंगे तो एक इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल है। तो जब भी हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन होगा तो आपको सबसे पहले इंक्लिनेशन से संबंधित जानकारी लेना होगा। अगर मेरा फोर्स इंक्लाइंड है इस तरह से और अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये जो आपका बनता है एक्स एक्सिस वाला, ये बनता है एफ कॉस थीटा, और ये जो दूसरा बनेगा ये बनता है एफ साइन थीटा, जिसको हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। और याद रखिएगा अगर ये थीटा बन जाता तो ये कॉस बन जाता और ये साइन बन जाता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यानी जिस एंगल पे थीटा बनता है वो आपका कॉस होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो गया एफ, और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, एफ इंटू एल कॉस अल्फा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा, एल कॉस ए हो जाएगा, सॉरी अल्फा नहीं दिया है, तो यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल कॉस ए हो जाएगा। और यही आपको सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एक बैलेंसिंग करके दिखाया गया है इक्विलिब्रियम कंडीशन के बीच में। जब भी आपके पास देखिए एक पिवोट पॉइंट लगा दिया गया है, एक तरफ से टॉर्क इस तरह से लग रहा है और दूसरे तरफ से ऐंठन इस तरफ से लग रहा है। अब यहाँ पर आपके पास फोर्स दिया गया है, एक F1 दिया गया है और दूसरा F2 दिया गया है। तो आपके पास बोलता है कि बैलेंसिंग के कंडीशन में T1 और T2 बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब आप देखिए पिवोट पॉइंट से अगर आप लेंगे तो F1 इंटू L1 हो जाएगा, और ये कैसा घूमेगा, तो ये घूमेगा आपका क्लॉकवाइज, और दूसरा जो है F2 इंटू L2 कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा तो बराबर हो जाएगा। तो F1 L1 बराबर F2 L2 हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझाऊंगा। चलिए, तो ये था आपको। अब ये देख लीजिए, ये एक 3D डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। फोर्स और डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कारण ये जो गोला वाला है वो इधर घूमना चालू हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऐंठन या फिर टॉर्क बोलेंगे। चलिए, अब आते हैं लीवर के बारे में, पढ़ते हैं कि लीवर क्या है। तो देखिए, लीवर का मतलब होता है, लीवर एक सिंपल मशीन है या फिर एक रॉड है या फिर एक इंक्लाइंट रॉड है। देखिए, जब भी आपको कोई सामान नीचे से उठाना है, भारी सामान की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि एक कंक्रीट का स्लैब है जिसको आपको उठाना है, तो आप क्या करेंगे, एक पिवोट पॉइंट लेंगे और उस पिवोट पॉइंट पर क्या करेंगे आप, जो भी आपके पास जैसे लोहा का रॉड होता है, आप उसको क्या करते हैं, नीचे से उसको उठाने का काम करते हैं, या फिर एक क्रोबार ले लेते हैं। क्रोबार का मतलब होता है एक रॉड है और उसमें दो नुकीला ऐसे निकला हुआ है, आप क्या करते हैं, उससे उठाने का काम करते हैं। तो लीवर सिंपल सा क्या है, अब गाड़ी में देखिए ना, गाड़ी में एक लीवर क्या है आपके पास, एक सीधा सा डंडा है, लोहा का डंडा है। तो उसी तरह से लीवर एक सिंपल मशीन है जो कि स्ट्रेट भी हो सकता है, इंक्लाइंड रॉड भी हो सकता है। और क्या किया जाता है, इसको टर्न कराया जाता है या रोटेट कराया जाता है, सिंपल, फ्रीली या फिर इंडिपेंडेंटली। सीसॉ देख लीजिए, सीसॉ में बीच में एक पॉइंट होता है। अब ये पॉइंट क्या कहलाता है, फलक्रम कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ एक व्यक्ति बैठता है, दूसरे तरफ दूसरे व्यक्ति बैठता है, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या करता है, ये रोटेट करता है अपना फ्रीली। तो लीवर में हमेशा कितने पार्ट होंगे, तो हमेशा लीवर में 3 पार्ट होंगे, एक फलक्रम, एक लोड और दूसरा तीसरा जो है एफर्ट हो जाएगा। तो यानी कि जहां पर भी डंडे में या फिर रॉड की बात कीजिए, डंडा तो नहीं बोलिए, जहां पर भी इसका पिवोट पॉइंट होगा वो आपका फलक्रम हो जाएगा, और एक तरफ जाहिर सी बात है लोड होगा और दूसरे तरफ से कोई ना कोई एक एफर्ट लगा रहा होगा। तो अब लीवर के बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, टोंग, नट क्रैकर, सीजर, फिशिंग रॉड, स्टेपलर एक्सेट्रा। सबको देखेंगे बारी बारी से विभाजित करके कि किसका कहां पर यूज होता है। अब अगर फलक्रम की बात करें तो फलक्रम को समझने के लिए आपको एक कैंची का एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो फलक्रम क्या है, मैंने आपको समझाया कि एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, इन अबाउट विच द रॉड ऑफ द लीवर मूव्स इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड फलक्रम। जैसे कि आप देखिए, ये एक कैंची है, तो कैंची में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर का दिखाई पड़ रहा होगा, यही आपका फलक्रम है। यहाँ से आप क्या लगा रहे हैं, तो ये आपका एफर्ट है। और अगर मैं बीच में यहाँ पर एक कागज रख देता हूँ या उंगली रख देता हूँ, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपका लोड हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फलक्रम हमेशा एक पिवोट पॉइंट होता है, किन के बीच में, तो लोड और एफर्ट के बीच में। अभी इसके पर्टिकुलर एग्जांपल में ऐसा चेंज भी हो सकता है जब हम लीवर के क्लासेस की बात करेंगे। तो अच्छा, अब समझते हैं कि एफर्ट क्या होता है।
तो एफर्ट का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने कैंची लिया था, तो कैंची में मैं क्या लगा रहा हूँ, दम लगा रहा हूँ ना, एफर्ट लगा रहा हूँ। वो क्या होता है, यानी किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, लीवर को ऑपरेट करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नली, वो मेरा एफर्ट कहलाता है। और लोड क्या होता है, जो भी वेट लीवर कैरी करता है उसी को हम लोग लोड बोलते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो है, ये कसैली पान, जो पान कसैली होता है, तो ये कसैली काटने वाला मशीन है जिसको कि नट क्रैकर बोला जाता है। तो उसको भी पीछे से दबाते हैं, तब बीच में जो है आपको क्या हो जाता है, फलक्रम लास्ट पॉइंट होता है और बीच में क्या हो जाता है, आपका लोड होता है। और एफर्ट हम बीच में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, जो क्रैकर है वो नट जो है वो क्रैक हो जाता है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है, अब हम आगे देखते हैं लीवर के प्रकार कितने होते हैं। उससे भी पहले अब हम समझेंगे कि वेलोसिटी रेशियो, और आपको फिर समझेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेजेज क्या होता है। आइए अब समझते हैं। सबसे पहले आपका जो टर्म है वेलोसिटी रेशियो को समझ लेते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो को मैं वी आर से डिनोट करता हूं। अब ये वी आर सबसे पहले आपसे पूछा गया एग्जाम में सवाल क्या है, तो ये एक कैसा क्वांटिटी है, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्यों है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो वेलोसिटी रेशियो का मतलब होता है, एक इस व्यक्ति को देखिए जो ये हैंडल पकड़ के रखा हुआ है, तो ये पहले क्या होगा, नीचे की ओर होगा, बाद में ने इसको उठाया होगा। तो यानी उठाना क्या है, एफर्ट है। और यहाँ पर आप देखिए तो आपके जो ट्रे है इसमें क्या रखा हुआ है, लोड रखा हुआ है। तो जैसे ही वो एफर्ट लगाएगा तो आप नीचे देखिए एक पिवोट पॉइंट है उसका। कौन सी पिवोट पॉइंट की बात करें, ये वाला। तो पहले ये जमीन में था, तो जब लोड उठा होगा तो वही वो डिस्टेंस दिया हुआ है 100 mm का, और जो ये उठाया गया है, एफर्ट लगाया गया है, ये कितना है, तो ये 300 mm का है। तो यानी कि अगर हम वेलोसिटी रेशियो की परिभाषा को बोलें तो यानी कि जितना डिस्टेंस, आपको बता दें कि जो भी डिस्टेंस एफर्ट के द्वारा मूव किया जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, और अगर हम उसको भाग लगा देते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रेशियो को हम लोग वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस भी क्या होता है, मीटर या फिर mm, जो भी में होगा। अब अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मीटर ही है, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसीलिए ये एक कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब एक एग्जांपल से समझिए कि लोड कितना ऊपर गया। यहाँ पर आपका क्या गया, लोड गया, और यहाँ पर जो हैंडल नीचे था उसको ऊपर ले जाने में एफर्ट लगा, तो ये आपका क्या हो गया, एफर्ट लगा। तो यानी कि एफर्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव किया गया, 300 mm दिया हुआ है, और जो लोड के द्वारा किया गया वो कितना है, 100 mm है। तो अब अगर हम इसको काटें, ये भी mm से mm कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 3। तो यानी कि जो आपका वेलोसिटी रेशियो है इस पर्टिकुलर केस में 3:1 है। और वेलोसिटी रेशियो केवल यहाँ पर जब आप लीवर पढ़ रहे हैं, फलक्रम पढ़ रहे हैं या सिंपल मशीन्स पढ़ रहे हैं तो यहीं पर अप्लाई नहीं होता। आपसे परीक्षाओं में ये भी पूछा जा सकता है कि इसके वेरियस एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो आपसे एग्जाम्पल में गियर्स के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसी तरह से आपको वेलोसिटी रेशियो पुलिस के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसी तरह से बेल्ट में भी आप निकालते हैं। तो हर जगह पर यानी कि इस जगह पर जो है आप वेलोसिटी रेशियो का यूज करते हैं। अब आपसे कुछ और भी सवाल पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर जो फोर्स मल्टीप्लायर है, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि वी आर, आपके पास जो वैल्यू है वी आर की वो 1 से ज्यादा अगर आता है, मैंने क्या बोला आपको कि अगर वी आर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गया तो इस पर्टिकुलर टर्म को भी एक नाम दिया जाता है जिसको कि हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो अगर वी आर ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या कहलाता है, आपका फोर्स मल्टीप्लायर कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आप फोर्स मल्टीप्लायर का एग्जांपल देखेंगे तो ये जो मैंने आपको फिगर ले रखा है ये फोर्स मल्टीप्लायर का ही एग्जांपल है। तो फोर्स मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जब हमारा एफर्ट ज़्यादा डिस्टेंस मूव करता है लोड के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा कहलाता है आपको फोर्स मल्टीप्लायर या फिर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1। यानी कि जो मशीन है वो मल्टीप्लाई करता है फोर्स जो अप्लाई होता है, यानी कि जो एफर्ट है वो मूव करता है ग्रेटर डिस्टेंस या फिर हायर वेलोसिटी लोड से अधिक। ये बात याद रखिएगा। अब उसी तरह से आपके पास दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, तो दूसरे कंडीशन में बनेगा कि जो वेलोसिटी रेशियो है वो 1 से कम हो जाएगा, और जैसे ये 1 से कम हो जाएगा इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर बोल देते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, सिंपल सी बात है कि आप यहाँ देखिए कि नीचे जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में छोटा था, तो उसी तरह से इस केस में क्या हो जाएगा कि जो आपका डिनोमिनेटर है
वो बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर के केस में, यानी कि जो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड है वो बड़ा हो जाएगा किसके, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं स्पीड मल्टीप्लायर। उसी तरह से आपको अगर वी आर की वैल्यू 1 कब हो जाएगी, जब डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय जो लोड होगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आपका वेलोसिटी रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि कोई ना ही कोई चेंज होगा स्पीड में, ना ही कोई चेंज होगा फोर्स में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नो चेंज इन स्पीड और नो चेंज इन स्पीड एंड फोर्स, ठीक है। तो दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए वी आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये था वेलोसिटी रेशियो से संबंधित सारी बातें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो है हम लीवर की थ्योरी को देखेंगे। मैंने बहुत सारे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल भी समझा दिए। अब हम देखने जा रहे हैं लीवर के थ्योरी के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, यहीं से सवाल, हालांकि सब जगह से सवाल बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो है इम्पॉर्टेंट है, यानी ज़्यादातर सवाल यहीं से पूछे आपको जाते हैं। तो थ्योरी ऑफ लीवर में हम क्या पढ़ेंगे, तो जो बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल है जिस पर लीवर ऑपरेट करता है वो है प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट और एफर्ट आर्म, जो बराबर होता है आपके प्रोडक्ट ऑफ लोड और दूसरी तरफ लोड आर्म के बराबर। यानी कि अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक लीवर है, ठीक है। अब इस लीवर में आपको एक फलक्रम देना पड़ेगा, तो मैं आपको एक फलक्रम दे देता हूं यहाँ पर। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन ही बन गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको एक फलक्रम लगा देता हूँ बीचों बीच, ठीक। अब ये फलक्रम हो गया आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो तरफ से मैं लगाता हूँ, एक तरफ से मैंने एफर्ट लगा दिया, तो यहाँ मैंने नाम दे दिया आपको इसको एफर्ट, और यहाँ पर अगर लोड लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर लोड भी रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास L, यानी कि ये हो गया आपके पास लोड। तो एक तरफ लोड लग रहा है, एक तरफ क्या है, एफर्ट लग रहा है। इसका भी डायरेक्शन मैं इधर से ही कर देता हूँ। बीच में आपका क्या है, फलक्रम है। अब मैं इन तीनों को, अगर मैं इसको E से डिनोट करता हूँ, इसको मैं F से डिनोट करता हूँ, और लोड को L से डिनोट तो किया ही हुआ है। तो देखिए कि जो आपका फलक्रम से लेके लोड तक का जो ये डिस्टेंस होगा, ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये कहलाता है लोड आर्म। याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, लोड आर्म बोलते हैं। और उसी तरह से फलक्रम से लेके एफर्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोला जाता है एफर्ट आर्म बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बात भी अब याद रख लीजिएगा। तो अब जो है, अब हम क्या देखने वाले हैं, तो मैंने आपको बेसिक फिजिकल जो प्रिंसिपल है जिस पर लीवर ऑपरेट करता है वो मैंने आपको बताया क्या होता है। तो ये होता है आपका, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपका इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल आपका सिंपल याद रखना है आपको एक लाइन में, कि जो आपका लीवर होता है वो ऑपरेट होता है प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ, मैं लिख देता हूँ सीधा, प्रोडक्ट नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ कि जो आपका एफर्ट होता है और साथ ही साथ जो एफर्ट आर्म होता है, अब ये बराबर होता है किसके, लोड, और साथ ही साथ जो आपका लोड आर्म है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अब आपको अगर हम बात करें कि मैकेनिकल एडवांटेजेज, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेजेज। जैसे वेलोसिटी रेशियो इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपका जो मैकेनिकल एडवांटेजेज है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब मैकेनिकल एडवांटेजेज क्या होता है, तो ये आपका जो होता है, जो भी लोड आप अप्लाई करते हैं और एफर्ट, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, आपका मैकेनिकल एडवांटेजेज कहलाता है। तो अगर मैं इसको MA से डिनोट करता हूं, तो मैंने क्या बताया आपको कि मैकेनिकल एडवांटेजेज क्या है, तो आप अगर आपने लोड या फिर वेट रखा है, तो लोड या फिर वेट डिवाइडेड बाय जब आप एफर्ट लगाते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है, आपका मैकेनिकल एडवांटेजेज कहलाता है। तो अगर आप इसको L से डिनोट कर रहे हैं और इसको E से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका L/E हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेजेज आप समझ गए कि लोड अपॉन एफर्ट हमारा क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेजेज। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर आर्म के बारे में बात करें, तो अगर मेरे पास आर्म देखिए, तो अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हैं तो मेरे पास दो तरह के आर्म दिए हुए हैं। एक तो आपके पास लोड आर्म है, जिसको कि हम किससे डिनोट किए हैं, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं LF से। और उसी तरह से अगर हम एफर्ट आर्म की बात करें, तो एफर्ट आर्म आपका कितना हो जाएगा, E और F के बराबर हो जाएगा।
तो यानी कि अब आपको क्या पता है कि अगर मैं लोड अपॉन एफर्ट लिखता हूं, मैंने क्या लिखा कि अगर मैं लोड अपॉन एफर्ट लिखता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपका एफर्ट आर्म। मैंने क्या बोला कि ये आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म, और अपॉन जो लोड आर्म होगा इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल भी देख लीजिए ना। अब ये एफर्ट है तो लोड आर्म किधर शिफ्ट होगा, इधर, और ये जो एफर्ट आर्म है इधर शिफ्ट होगा। इसी को मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि लोड अपॉन एफर्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो लोड अपॉन जो एफर्ट होगा ये हो जाएगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म के बराबर। तो ये भी बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये सब, तो इनको भी मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। कैसे आ रहा है ये, एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाते चलिए, आपसे सवाल कुछ भी बन सकता है। अब चलिए, अब हम लीवर के प्रकार को पढ़ लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ लीवर। तो लीवर के कितने प्रकार होते हैं, तो लीवर के टोटल 3 प्रकार होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपका होता है फर्स्ट क्लास लीवर होता है। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है आपके पास सेकंड क्लास लीवर। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड क्लास लीवर। और जो आपके पास तीसरा है उसको बोलते हैं थर्ड क्लास लीवर बोलते हैं। अब एक एक को समझेंगे कि कौन सा लीवर क्या होता है, क्योंकि इसको हम कैटेगराइज किसके बेसिस पे करते हैं, तो लोड, एफर्ट और फलक्रम के बेसिस पर ही इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो अगर हम फर्स्ट क्लास लीवर की बात करते हैं तो जो हमारा फलक्रम होता है वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है। मैंने क्या बोला कि जो मेरा फर्स्ट क्लास लीवर है, तो पहले हेडिंग ही डाल देते हैं, क्या, फर्स्ट क्लास लीवर को पूरा समझ लेते हैं, तब एक एक करके अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट क्लास लीवर में मैंने क्या बताया कि जो मेरा फलक्रम होता है, तो फलक्रम किस में होता है, मिडिल में होता है, यानी कि मिड में होता है, मिड बिटवीन, आप लिख लीजिएगा, मिडिल में होता है बिटवीन किसके किसके बीच में, तो लोड और एफर्ट के बीच में। यानी कि अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो आपके पास ये आपका रहा एक लाइन, और इसका बीचों बीच क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपका हो गया फलक्रम, यहाँ पर आपने एफर्ट लगा दिया और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि लोड और एफर्ट के बीच में क्या लगा हुआ है, फलक्रम लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये आपका क्या हो जाएगा, लोड आर्म हो जाएगा, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। और ये आपका क्या होता है, तो ये आपका एफर्ट आर्म होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या बन गई, एफर्ट आर्म बन गई। तो अब अगर फर्स्ट क्लास लीवर की भी अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेजेस की बात करूं, अब अगर मैं फर्स्ट क्लास लीवर के लिए भी मैकेनिकल एडवांटेजेस लिखूं तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, लोड और अपॉन एफर्ट इसी के बराबर हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। उसी तरह से अगर इसको मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आपका होता है कितना के बराबर, तो ये होता है EF, यानी कि एफर्ट आर्म, और अपॉन लोड आर्म कितना होता है आपका, LF के बराबर होता है। तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि मैकेनिकल एडवांटेजेस इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोड अपॉन एफर्ट, या फिर एफर्ट आर्म और अपॉन जो लोड आर्म है उसके बराबर हो जाएगा। तो अब तक तो याद हो गया होगा। अब आइए, जैसे वेलोसिटी रेशियो में ग्रेटर देन 1, मोर देन 1 पढ़े, तो यहाँ पर भी कंडीशन देखेंगे। अब सबसे पहले अगर बढ़े तो आपको एग्जाम्पल बहुत सारा याद रखना है। तो मैं सबसे जो पहला फर्स्ट क्लास लीवर है आपको मैंने दिखाया कि फलक्रम आपके पास मिडिल में होता है। तो ये देखिए आपका फलक्रम हो गया, आप इधर से एफर्ट लगा रहे हैं और बीच में अगर कोई कागज रख दीजिएगा तो वो लोड का काम करेगा। तो यानी कि एफर्ट, फलक्रम और लोड, तो दोनों के बीच में है फलक्रम। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल। तो यानी कि सीजर, यानी कि सीजर जो हो गया आपका। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है सीजर। और भी कोई एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपको वही तो याद करना है। जो बाईसाइकिल का ब्रेक होता है, तो बाईसाइकिल का जो ब्रेक होता है वो भी क्या है, एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट क्लास लीवर का। उसी तरह से जो आपका क्रोबार होता है, जो शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया था क्या होता है, वो भी आपका फर्स्ट क्लास का ही एग्जाम्पल है। उसी तरह से जो सीसो है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको मैंने लिख दिया है, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख के रखा है जो परीक्षाओं से निकाला गया है, PYQ से, कि कितने कितने जो है आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या आपका सवाल बन सकता है। यहाँ पर मैंने सब एग्जाम्पल लिख दिया है, यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेजेज की वैल्यू है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेजेज की जो वैल्यू है
एफर्ट आर्म और जो लोड आर्म है उसको तो हम खसका भी सकते हैं ना, यानी कि एफर्ट आर्म को भी कम कर सकते हैं, लोड आर्म को भी कम कर सकते हैं और बराबर पे भी रख सकते हैं। तो जो मैकेनिकल एडवांटेजेस की वैल्यू है वहाँ ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, मैकेनिकल एडवांटेजेस की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, और जो मैकेनिकल एडवांटेजेस है वो 1 के बराबर भी हो सकता है। तो तीनों के तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगा। क्यों, मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर इस वाले कंडीशन को लिखूंगा तो जो आपका एफर्ट आर्म है, तो एफर्ट आर्म ईएफ है, तो यहाँ बराबर हो जाएगा किसके, एलएफ के। उसी तरह से अगर मैकेनिकल एडवांटेजेस आपका लेस देन 1 की अगर मैं बात करता हूं तो जो आपका एलएफ होगा वो छोटा हो जाएगा किससे, सॉरी एलएफ बड़ा हो जाएगा किससे, ईएफ से, यानी कि एफर्ट आर्म से। और उसी तरह से अगर ग्रेटर देन की बात करूंगा, ग्रेटर देन 1 की बात करूंगा तो जो एफर्ट आर्म होगा वो बड़ा हो जाएगा किसके, लोड आर्म से। तो ये भी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्लास लीवर। तो सेकंड क्लास लीवर का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। जब मेरा लोड फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होता है, मैंने क्या बोला कि मेरे पास फल्क्रम है और एफर्ट है और बीच में क्या रहेगा, तो लोड रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ, तो ये ऐसे याद करने का तरीका भी है। तो लोड हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फल्क्रम हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, एफर्ट हो गया। तो एफर्ट और फल्क्रम के बीच में अगर लोड आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड क्लास लीवर। तो यानी कि अब मेरे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फल्क्रम लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप फल्क्रम को लगा लीजिए इस पॉइंट पर, ठीक है। ये आपका हो गया फल्क्रम, और मैंने क्या बोला कि आपके पास एक लोड होगा और दूसरा जो है आपके पास एफर्ट होगा। तो लोड हमेशा ऊपर नीचे की ओर अगर मैं लोड लगा रहा हूँ तो आपको जो एफर्ट है वो हमेशा किधर की ओर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। तो ये आपके पास एफर्ट हो गया। तो अब आपको ये एग्जाम्पल दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक लाइन बनेगा फल्क्रम किधर और लोड किधर। तो अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, एफर्ट से लेके फल्क्रम तक की दूरी आपके पास क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका एफर्ट आर्म। और अगर बात करें कि लोड से लेके जो फल्क्रम तक की दूरी है वो क्या कहलाती है, तो ये आपको कहलाती है लोड आर्म। क्यों बता रहा हूँ इसको, क्योंकि आपको यहीं से आपको समझ में आएगा कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस है यहाँ ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो मैकेनिकल एडवांटेजेज है कुछ अलग नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा आपका, लोड या वेट अपॉन एफर्ट हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, तो जिसके बराबर पहले होता था वही यहाँ पर भी हो जाएगा। यानी कि अगर हम एफर्ट आर्म की बात करें और लोड आर्म की बात करें तो इन दोनों का ही रेशियो यहाँ पर भी बनेगा। तो यानी कि अगर ये मेरा ई है, ये मेरा एफ है और ये मेरा एल है, तो यानी कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये तो ये हो जाएगा ई एफ और ये हो जाएगा आपका एल एफ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इतने पॉइंट। चलिए अब अगर इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो एग्जाम्पल्स में आपको सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा कि लोड आप कहाँ लगाते हैं और फल्क्रम कहाँ लगाते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में ही एग्जाम्पल दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल ताकि याद रहेगा आपको। देखिए ये नट क्रैकर है, नट क्रैकर में देखिए फल्क्रम यहाँ पर है, उसी तरह से आप देख लीजिए लोड यहाँ पर है और यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे आपको याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल कहाँ पर है, तो इसका एग्जाम्पल है नट क्रैकर। नट क्रैकर के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको इमेजिनरी रूप से भी याद रखना है और साथ ही साथ नाम के थ्रू भी याद रखना है। तो आपने अगर लेमन स्क्वीजर को देखा होगा जिससे कि लेमन स्क्वीज किया जाता है, तो लेमन स्क्वीजर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसी तरह से जो बोतल ओपनर होता है, तो बोतल ओपनर भी लिख लीजिए। स्क्वीजर का स्पेलिंग तो मुझे लग रहा है कि गलत है, कोई बात नहीं, आप सुधार लीजिएगा। बोतल ओपनर जो है ये भी हो जाएगा स्क्वीजर, स्क्वीजर में जेड आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। देख लीजिएगा, स्क्वीजर में लिख देता हूँ। उसी तरह से अगर बॉटल ओपनर की बात करें तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो नेल क्लिपर है ये भी इसका एग्जांपल है। और अगर नेल क्लिपर के अलावा बात करें तो आप देखिए मेरे पास दिख रहा है स्टेपलर है, तो स्टेपलर को भी लिख देता हूँ। तो स्टेपलर भी आपका एग्जाम्पल है सेकेंड क्लास लीवर का। अब सवाल उठता है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर ई एफ है, ई एफ का मतलब हो गया जो एफर्ट आर्म की दूरी है, ये बड़ा है किसके, एल एफ की दूरी से। तो यानी कि जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा तो जो मैकेनिकल एडवांटेजेज होगा वो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा किस केस में मैकेनिकल एडवांटेजेज ग्रेटर देन 1 होता है, तो सेकंड क्लास लीवर में ये ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये था सेकंड क्लास लीवर।
अब आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, जहां पर हम देखेंगे कि थर्ड क्लास लीवर क्या होता है। इम्पोर्टेंट है, आपसे परीक्षाओं में इस पर भी सवाल पूछा गया है। तो थर्ड क्लास लीवर की बात करें अगर हम, तो जो एफर्ट होता है, अगर ये एफर्ट है और ये मेरा फलक्रम है और ये मेरा लोड है, तो यानी कि एफर्ट अब बीच में आ जाएगा। किसके किसके बीच में? तो फलक्रम और लोड के बीच में। तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो जाए। तो याद रखिएगा कि फलक्रम लोड के बीच में एफर्ट अब आ जाएगा। तो ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं और इस लाइन पर भी ड्रॉ कर देते हैं। तो आपके पास एक फलक्रम, तो फलक्रम को किनारे बना दिया, तो ये हो गया आपका एफ, यानी कि फलक्रम भी लिख दे ही देता हूँ। ठीक है, याद कीजिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ से आपको पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये हो गया एफ। उसी तरह से अगर मैं लोड को नीचे लगाता हूँ तो एफर्ट मुझे ऊपर की ओर डालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है, अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एल एफ, यानी कि ये हो गया आपका लोड आर्म। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा ई एफ, और ये हो जाएगा आपका एफर्ट आर्म। अब आपको यहाँ से अंदाजा सब कुछ लग गया होगा, क्योंकि अगर ऊपर की चीजें आप समझ गए हैं तो अब अगर यहाँ पर भी अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेजेस की बात करता हूँ, तो नन अदर देन यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, वही होगा जो पीछे दो आ रहा था, यानी कि लोड अपॉन एफर्ट हो जाएगा। और अगर मैं आर्म के टर्म में बात करूंगा तो एफर्ट आर्म अपॉन क्या हो जाएगा? ये एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब अगर आप नीचे की ओर देखेंगे, तो नीचे की ओर अगर एग्जांपल मैं बाद में लिख देता हूं, तो अगर आप यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे तो जो एल एफ है, यानी कि जो लोड आर्म है, वो ग्रेटर देन है किसके? एफर्ट आर्म के। तो ई एफ से ये बड़ा हो गया, और जैसे ही आपके पास जो एल एफ है वो बड़ा हो गया ई एफ से, तो आप बता सकते हैं कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेज की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? तो मैकेनिकल एडवांटेजेज की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, जिसमें से कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, टॉन्ग्स हो गया। उसके बाद जो ट्रैक्टर के पीछे जो प्लाऊ होता है उसको, या फिर फार्मर का जो प्लाऊ होता है, प्लाऊ ऑफ फार्मर लिखिएगा, है ना, ट्रैक्टर वाला नहीं, प्लाऊ ऑफ फार्मर्स जो होगा, ये भी आपका थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल होगा। आप अब डायग्राम को देखिएगा तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में समझ में आ जाएगा। उसी तरह से जो आपके पास जो बेसबॉल का बैट होता है, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका थर्ड क्लास का। और अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं, तो आपके पास जो फिशिंग रॉड होता है, ठीक है ना, फिशिंग रॉड पकड़ने के लिए, तो फिशिंग रॉड में भी एफर्ट बीच में आ जाएगा। तो आपने फेविक्विक का प्रचार देखा होगा, ठीक है, फिशिंग रॉड की बात की जा रही है। तो ये जो है सारे के सारे थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल थे। आई होप आपको लीवर से संबंधित अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको शुरुआत में क्या समझाया था कि जो सिंपल मशीन है, जो हमारे आम जिंदगी में अपना काम आसान बना देते हैं, हमारा काम, उनमें से ये 6 टाइप हैं: लीवर, व्हील, एक्सल, पुली, इंक्लाइन प्लेन, वेज और स्क्रू। ये सारे के सारे टॉपिक में तो मैंने आपको पढ़ा दिया, साथ ही साथ ये डायग्राम आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने आपको समझा दिया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये भी समझा दिया मैंने, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। उसी तरह से इसको भी मैंने आपको लिख दिया है, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा, ये भी मैंने आपको दे दिया। और ये तो आप साथ ही साथ क्लास में ही मैंने कराया, तो ये आप लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखेंगे ये जो 6 टाइप्स हैं, उसमें से लीवर तो हमने देख लिया। अब व्हील एंड एक्सेल क्या होता है? तो देखिए, व्हील एंड एक्सेल जो है, इसमें एक व्हील होता है जो कि अटैच होता है एक स्मॉल एक्सेल से। तो अब ये स्मॉल एक्सेल और व्हील मिलके क्या करेगा? तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, ताकि जो ऑब्जेक्ट है उसको आसानी से घुमाया जा सके। उसी तरह से आपको अगर अगले जो मशीन की बात करें, तो उसमें पुल्ली है। पुल्ली में क्या होता है? तो एक ग्रूव्ड व्हील होता है और रोप और केबल होता है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ जो फोर्स का डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और जब हमारा ऑब्जेक्ट को जब हम लिफ्ट करते हैं, तो हमें लिफ्ट करने में इसमें आसानी हो जाता है। अब ये पुल्ली के 2 प्रकार हो सकते हैं, एक फिक्स्ड हो सकता है और दूसरा मूवेबल हो सकता है। अब आइए बढ़ते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इंक्लाइंड प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है जो कि एंगल पे टिल्ट होता है। आप रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं, जहां पर भी आप देखेंगे कि आपको चढ़ाना होता है, कोई दिव्यांगजन है उनको अगर चढ़ाना होता है, तो आप टिल्टेड सरफेस का ही इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करते हैं, न कि सीढ़ी का यूज़ करते हैं, ताकि आपको चढ़ाने में आसानी हो।
तो बढ़ते हैं आगे। उसी तरह से अब अगला जो है आपका वेज है। वेज का मतलब आप छेमी देख सकते हैं, हथौड़ी से छेमी पे मारा जाता है, यानी कि एक सिंपल मशीन जिसमें दो इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, एक पहला और एक दूसरा होता है बैक टू बैक, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहाँ पर यूज किया जाता है, तो जाहिर सी बात है काटने के लिए ही यूज किया जाता है। और अगली बात करें तो स्क्रू की, तो स्क्रू क्या करता है, जो भी आप घुमाते हैं रोटेशनल मोशन को ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है और दीवार में आप इसको यूज करते हैं। कहीं पर भी आपको अगर कोई भी चीज को अटैच कर रहे हैं दीवार से, तो वहां पर आप सिंपली स्क्रू का यूज करते हैं। तो ये थे आपको सेकंड यूनिट से बनने वाले पूरे के पूरे थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चंस को देखेंगे अगली क्लास में। तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसका थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको अगर कोई डाउट रहा हो क्लास से, तो निश्चित रूप में मैं उसको अगले क्लास में डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।